हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन 2.0। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं एंड दिस फोटोसिंथेसिस सेकंड पार्ट डील्स विद व्हाट आर द नेसेसरी फैक्टर्स that is needed in a plant to carry out the process of photosynthesis, and second thing is the main phase and the method, the mechanism of photosynthesis. So friends, let's start with the part 2 of photosynthesis. और उससे पहले मैं आप लोग को ये बता देती हूँ, दिस इज़ द आई बटन जिस पे क्लिक करके आप लोग इसके पहले के सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, और कथा मंथन चैनल के जॉइन बटन पे क्लिक करके यू कैन हैव योर प्राइवेट ट्यूशंस फ्रॉम कथा मंथन एंड देयर टीचर्स. So let's start with the chapter. Process of photosynthesis. Mesophyll cells, both palisade and spongy in a leaf, are the principal centers of this activity. So, photosynthesis का process mesophyll cells के palisade और spongy both parts में ही carry out किया जाता है. During daytime, when sunlight falls on the leaf, the light energy is trapped by the chlorophyll of the upper layers of mesophylls, especially the palisade cells. The energy is utilized in chemical process involved in the manufacture of food, where the raw material used are carbon dioxide and water. सो फ्रेंड्स, इसके पहले चैप्टर में ही मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि जब भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है उसके लिए हम लोग को रॉ मटेरियल्स लगते हैं, और उन रॉ मटेरियल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट आर मेन कंपोनेंट्स. सो जब भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होने वाला होता है उससे पहले केमिकल प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कैरी आउट किया जा सके. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीफ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और इसका कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द लीफ के आउटसाइड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि लीफ के अंदर में उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है. एंड दिस कंसंट्रेशन डिफरेंस एक्चुअली इज़ द रीज़न जिसके कारण कि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस उसका डिफ्यूजन होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन. सो फ्रेंड्स, दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच स्टोमाटा enters into this is the process through which carbon dioxide enters into the leaf through the stomatal pores. Now water कहाँ से आता है? water प्लांट्स के सबसे नीचे वाले पार्ट यानी कि रूट्स में से रूट्स में से लिया जाता है, और ये रूट्स वाटर को सॉइल से एब्जॉर्व करती हैं, और फाइनली एक एक सेल से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लीव्स में वो वाटर पहुंचता है. और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को यूटिलाइज करके ग्लूकोज के यानी कि सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि रेडियली सल्यूबल होते हैं वाटर में, और इसके साथ प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का, जो कि स्टोमेटल पोर्स में से बाहर निकल जाता है, यानी कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मिलता है और बन जाता है. The 6 molecules of water liberated at the end of the process are those that are reformed during a chain of reaction and not out of original ones. ये जो 6 molecules of water है, जो कि each and every photosynthesis के इक्वेशन में आप लोग को बनते हुए दिखाई देंगे, ये एक्चुअली ओरिजिनल वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये रीफॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि ओरिजिनल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके बनाया जाता है, और ग्लूकोज के साथ जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट थ्रू इट्स रॉ मटेरियल. इसका जो इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O, और उसके बाद लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल का यूज़ करते हुए एंड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन क्या है? सिंपल शुगर C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2. सो एंड प्रोडक्ट्स क्या है? ग्लूकोज, शुगर,
water and oxygen. Now coming on to the light dependent phase of photosynthesis, the photochemical phase of the reaction. मेनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दो फेज में डिवाइडेड है. वन फेज इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट फेज एंड वन फेज इज कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट फेज और डार्क फेज. इस फेज में लाइट डिपेंडेंट फेज में सनलाइट इज़ द मोस्ट यूजफुल कंपोनेंट, जिसके बिना ये प्रोसेस नहीं कैरी आउट हो सकता. एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज यानी कि डार्क फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज यानी कि डार्क फेज में मेनली इसमें लाइट का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको डार्क फेज कहा गया है. सो फ्रेंड्स, जिसमें लाइट का कोई भी यूज़ नहीं है उसको लाइट डिपेंडेंट फेज कहा जाता है. वेल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में कैरी आउट होता है, बस इस फेज में लाइट का कोई यूज़ नहीं है. नाउ coming on to the mechanism of this process. In this phase light plays the key role. ये कौन सा फेज है? लाइट डिपेंडेंट फेज. लाइट डिपेंडेंट फेज में लाइट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. लाइट रिएक्शन जो है फोटोकेमिकल फेज कहा जाता है और ये होता है थाइलाकॉइड्स में. ये रिएक्शन कैरी आउट किया जाता है थाइलाकॉइड्स में. थाइलाकॉइड्स में ये रिएक्शन सबसे पहले किस तरह से होता है, इसके दो मेन स्टेप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सेकेंड स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. तो सबसे पहला फेज जो कि है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, वो किस तरह से होता है, लाइट के जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स, उसको एब्जॉर्व किया जाता है और ये फोटॉन जो है वो क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देते हैं. और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को दो आयंस में डिवाइड कर दिया जाता है. एक होते हैं हाइड्रोनियम आयंस H प्लस आयंस और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उसके साथ साथ भी ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है. तो सो फर्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट and second is splitting of water. Splitting of water by light is also called photolysis. Photolysis का मतलब फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग. सो फ्रेंड्स, जब वाटर को दो भागों में विभाजित किया जाता है सनलाइट या कोई और लाइट के कारण या उसकी मौजूदगी के कारण, then that process is called photolysis. Photo means light, lysis means breaking. The end results or the end products of photolysis. Photolysis जो है उसको और भी अच्छे से अगर हम लोग डिफाइन करें, then it is called photolysis is defined as splitting of water molecules into hydrogen and oxygen ions in the presence of light and grana. End result of the products of photolysis. Photolysis के end results क्या है? Hydrogen ions are picked up by a compound NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, to form NADPH, nicotinamide adenosine hydrogen phosphate. So friends, NADP plus E minus plus H plus through the process and catalyst as enzyme gives rise to NADPH. ऑक्सीजन जो है, दो ऑक्सीजन के एटम्स मिल करके इस फेज में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग एडिनोसाइन diphosphate into adenosine triphosphate by adding on phosphate group, यानी कि ADP में एक और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक ऐड करके ATP बनाता है, यानी कि डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट. सो फ्रेंड्स, फोटोलिसिस जो है वो तीन कंपोनेंट में मैंने जैसे बताया कि
क्लोरोफिल को एक्टिवेट करते हैं। क्लोरोफिल को एक्टिवेट करने से क्या होता है, NADP H में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन के ऐड होते ही ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट करते हैं ADP को ATP बनने के लिए, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनने के लिए। और इस टोटल फेज को कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फ्रेंड्स, कमिंग ऑन टू द पार्ट ऑफ द चैप्टर जिस पे हम लोग को समझना होगा कि लीव्स के किस तरह के एडेप्शंस रहते हैं जिससे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कर सकें। वेल, लीव्स आर प्रोवाइडेड विथ लार्ज सरफेस एरिया सो दैट वह उस जगह पे सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्व कर सके और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ईजिली कैरी आउट कर सके। एंड लीफ अरेंजमेंट, लीव्स को अरेंज किया जाता है राइट एंगल्स पे, यानी कि एक लीफ ऐसे एक लीफ ऐसे। इस तरह के अरेंजमेंट में क्या होता है कि लाइट जो है वो सफिशेंटली सारे के सारे लीव्स पे पहुंच पाती है एंड दैट इज़ ऑल्सो in the angle of maximum utilization. Cuticle and upper epidermis are transparent and waterproof to allow light to enter freely. और लीफ के ऊपर जितनी भी कवरिंग दी जाती है क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस की, बहुत ही ज़्यादा थिन और वाटरप्रूफ होती है ताकि लाइट एनर्जी ईजिली उसके अंदर जा सके। और बहुत सारे स्टोमेटल पोर्स या ओपनिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर सरफेस ऑफ लीफ से, जिससे कि गैसेस का डिफ्यूजन बहुत ईजिली हो सके। और लीव्स बहुत ही ज़्यादा थिन होती है ताकि उसमें सेल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो बहुत कम होता है, और ये सेल डिफरेंस कम होने से वाटर का ईजिली इन एंड आउट पास होना बहुत इजीली हो पाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहते हैं लीव्स पे, ताकि इजीली क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस पे क्लोरोफिल एक्टिवेट हो सके उस पार्ट पे। और एक्सटेंसिव वेन सिस्टम, और कुछ लीव्स में बहुत ही एक्सटेंसिव वेन सिस्टम भी होता है। What are the end products of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के 3 end products होते हैं and these end products are glucose, C6H12O6 and water and oxygen. Glucose. The simple sugar glucose is used in 4 different ways as required by the plant. Simple sugar को 4 टाइप से यूज़ किया जाता है। Immediately consumed by plant cells, stored in the form of insoluble starch, converted into sucrose, used in synthesizing fats, proteins, etc. 4 वेज है जिसमें से सबसे इजी वेज है कि प्लांट ग्लूकोज को अपने अंदर सेल्स में स्टोर कर लेता है, कभी कभी इनसोल्यूबल स्टार्च की तरह स्टोर कर लेता है और कभी कभी सुक्रोज और फैट्स की तरह भी स्टोर कर लेता है। वाटर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है और उसको बार बार रीयूटिलाइज किया जाता है। Some of the oxygen may be used in respiration of the leaf cells. The phenomena is called photorespiration, but the major portion is not required and it diffuses out into the atmosphere. In a sense, even this oxygen is not a waste because all organisms require it for their existence, including plant which require it at night. Well, जब ये प्रोसेस कैरी आउट हुआ जाता है तो ऑक्सीजन एज एन एंड प्रोडक्ट निकलता है, और ये ऑक्सीजन कभी भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ये ऑक्सीजन कभी भी वेस्ट प्रोडक्ट इसलिए नहीं है बिकॉज सारी लाइफ्स की लिविंग सस्टेनेबिलिटी सब कुछ ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड इट्स ट्रांसलोकेशन। वेल, सारा फूड जो लीव्स बनाते हैं वो लीव्स अपने पास स्टोर नहीं करते, और ये लीफ का जो फूड है वो सब जगह पे जाता है, हर एक सेल को मिलता है। ग्लूकोज एंड सुक्रोज जो भी लीव्स फूड प्रोड्यूस करती है वो ईच एंड एवरी सेल को मिलता है। और ये प्रोसेस किस तरह से कैरी आउट होता है? फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीफ
is required for use by all other parts of the plant. The glucose is formed in the leaf very rapidly during photosynthesis and it cannot be transported to other parts with the same rapidity. So it is converted into insoluble starch for temporary storage in the leaves. At night, the starch is reconverted into soluble sugar, which is transported in solution through the veins of leaves and down through the phloem of the stem. In this way, it gets translocated to different parts of the plant where it may be reconverted into starch for storage, as in potato, to produce energy for various functions of the plants. सुबह ये सारा स्टार्च एक साथ नहीं जा सकता प्लांट्स के बहुत सारे सेल्स में, इसलिए ये स्टार्च सुबह को इनसोल्यूबल स्टार्च की तरह रखा जाता है और रात को ये सोल्यूबल स्टार्च की तरह एक सेल से लेके दूसरे सेल्स में ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है और समटाइम्स ये इनसोल्यूबल स्टार्च की तरह स्टोर भी कर लिया जाता है, जैसे कि पोटैटो एक्चुअल में प्लांट फूड है जो कि एक इनसोल्यूबल स्टार्च की तरह स्टोर हो चुका है। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को गवर्न करते हैं वो है लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट। Light intensity and carbon dioxide concentration in the atmosphere is really very important, but दो ग्राफ्स है जो ग्राफ्स को देख करके आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में जब बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, बट एट द पॉइंट ऑफ 0.02% फोटोसिंथेसिस हाईली रीच कर जाता है और उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट स्टेबलाइज्ड। अब इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी में जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो भी बढ़ता रहता है, यानी कि हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रीच्ड एट 0.05 कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड है ये एट ए सर्टेन पॉइंट तक बहुत अच्छे होते हैं, बट उसके बाद ये सब कुछ स्टेबलाइज कर देते हैं और फोटोसिंथेसिस और ज़्यादा नहीं होता। नाउ इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के राइज होने से फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स बढ़ जाता है, बट ऐसा तब तक ही चलता है जब तक कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ना आ जाए। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड के होने के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट गिरने लग जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने पर, और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स 40 डिग्री से अबव जाते ही सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए ए राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड डबल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि 20 से 30 तक जाना, 22 से 32 तक या 25 से 35 तक जाने पर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है और इसके आगे जाने पे फोटोसिंथेसिस घट जाता है और फोटोसिंथेसिस 40 डिग्री के बाद नहीं हो सकता है क्योंकि उसके एंजाइम्स प्लांट के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट जो है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए बहुत ही एग्जैक्ट और बहुत ही अच्छे अमाउंट में पानी चाहिए और एब्जॉर्ब पानी में से सिर्फ और सिर्फ 1% ही हिस्सा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी सारा का सारा वाटर प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के दौरान निकाल देते हैं। इसके साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो है क्लोरोफिल और प्रोटोप्लाज्म। क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना एकदम अच्छे क्वांटिटी में लीव्स को बहुत स्ट्रांगली फोटोसिंथेसिस करने पे हेल्प करता है, बट जब क्लोरोफिल के साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या मिनरल लॉस हो जाते हैं क्लोरोफिल से, तो लीव्स को फोटोसिंथेसिस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट सेल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि वाटर लॉस होना भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है जो कि हाई टेम्परेचर्स पे होता है और प्लांट इस प्रोटोप्लाज्म के डिहाइड्रेट होने के बाद दे कैन नॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च का एक्यूमुलेशन भी
कभी कभी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, कभी कभी थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोमेटा और साइज ऑफ लीफ के कारण भी बहुत तरह से लीव्स को फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रॉब्लम होती है। Now, dawn to dusk natural changes in environment and photosynthesis. Well, सारा दिन के एटमॉस्फेयर चेंजेस, पोल्यूशन चेंजेस, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे इस प्लैनेट पे कैरी आउट नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे लाइवलीहुड कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड, साफ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने में प्लांट्स को कभी प्रॉब्लम ना हो। सो ये सब प्रोसेस बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद ये सारे प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस के चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आप लोग को बहुत ही एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं आईसीएसई में आने वाले कुछ बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स और एक्सपेरिमेंट डिस्कशन करूँगी। बट ये डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो कि फोटोसिंथेसिस पार्ट 3 यानी कि टिप्स एंड क्वेश्चंस फॉर आईसीएसई में मैं बताऊंगी। So friends, do subscribe my channel, wait for the next video, and please write down your comments on my comment box. Thank you friends, thank you for watching my channel Katha Manthan 2.0.